You're listening to Ecofiles podcast by Wildlife Conservation Trust. This is Field Voices, a special Hindi series hosted by Raza Kazmi. और मेरे सामने में मेरे कलीग वो ऊपर चढ़ा, उसके पीछे हम चढ़े और जैसे हम रीच पे चढ़े ऊपर, तो उस साइड में एक भालू और बच्चा वो आराम से महुआ जो है वो चल रहे थे। और वो इतना डेंस था कि पता ही नहीं, क्योंकि हम भी ऊपर चढ़ रहे तो पत्तों का इतना आवाज है, वो वैसे भी चल रहे थे, कोई आवाज सुनाई आया नहीं हम। और वो सामने था तो मुझको लगा उसका आवाज आ रहा है, वो उसका तो ध्यान ही नहीं था कि क्या है। तो जैसे हम ऊपर चढ़े तो देखा माँ एक साइड में और बच्चा एक साइड में और बीच में हम। और फिर आवाज सुन के वो दो पैर पे खड़ी हुई। नमस्कार, आदाब। फील्ड वॉइसेस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान आदित्य जोशी के साथ एपिसोड के पिछले भाग में आपने बतौर जीव वैज्ञानिक आदित्य की जीवन यात्रा से जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुने और मध्य भारत में संरक्षण से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे बातचीत। अब आगे। बाघों के अलावा मध्य भारत के जंगल एक ज़माने में ढोल यानी वाइल्ड डॉग्स या जिसे सोन कुत्ता भी कहते हैं, उनकी बहुतायत के लिए जाने जाते थे। आपने पिछले 2 दशकों में क्या देखा है? क्या ढोल पहले के मुकाबले कम हुए हैं? तो जब कैमरा ट्रैपिंग का डेटा आता है तो वो साइक्लिकल पैटर्न दिखता है। जैसे हाइना में भी दिखता है, एक साल आएगा फिर वो क्लस्टर गायब हो जाएगा। ढोल्स में भी सेम है कि कुछ है पैचेस जो परसिस्टेंट, जहाँ पे आपको ढोल मिलता है, और कुछ जगह पे है जहाँ पे अगर पैक प्रेजेंट होगा, वो जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो तब अगर वो प्रेजेंट होगा तो आपको दिखेगा प्रेजेंस, और अगले साल नहीं दिखता है। तो ढोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इवन पैक साइज एंड पॉपुलेशन वो कम हुआ है। और उसका वन ऑफ द मेन रीजन है डिजीज, कि हमारे जो वेटरनरियंस है वो भी काफ़ी पोस्टमार्टम करना पड़ता है। शेड्यूल वन स्पीशीज अगर मरा है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो उसमें जो सैंपल्स दिए जाते हैं उसमें बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए पॉजिटिव पाए गए। हाइना भी, जैकल्स, ढोल्स। तो जो ये एक मेन चीज़ है कि जो हमारे फेरल डॉग्स हैं या फिर जो अनवैक्सीनेटेड लाइफ स्टॉक है, जो इंटरफेस उनका ज़्यादा है वाइल्ड भी, और वो रिसोर्स शेयर करता है, वहाँ पे डिजीज ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम जो डोमेस्टिक पार्ट है उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सेस होता है एनिमल्स को। लेकिन मान लीजिए कि अगर गौर में आउटब्रेक होता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, या फिर हमें डेड गौर या फिर बुरे कंडीशन में गौर मिलना में शुरू हो जाए। और हम वाइल्ड में वैक्सीनेशन तो कर नहीं सकते। तो ये जो मेन इशू है जहाँ पे रिसोर्स ओवरलैप है, वहाँ पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है फॉर मल्टीपल स्पीशीज, स्पेशली जो ढोल्स है, हाइनास है, जैकल, और इसमें गौर। सो आदित्य, आपने पिछले 2 दशकों में मध्य भारत में वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से कई बदलाव देखे हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। अब अगले 10 सालों में आप क्या भविष्य देखते हैं और आप किन नीतियों, किन विषयों पर संरक्षण प्रयासों को केंद्रित होता देखना चाहेंगे? तो अभी हम सबसे पहले जब कॉरिडोर डेफिनेशन की बात करते हैं कि कॉरिडोर्स कौन से हैं, क्या है कॉरिडोर्स। आज हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है कि हम जो है उसी को कम करके कहें कि ये इम्पोर्टेंट है। जो बचा है बस वही कॉरिडोर है, ये हमें मान लेना चाहिए। अब उसमें और कम करके कि कहेंगे कि हम इतना ही कॉरिडोर होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। जो हैबिटेट है बचा हुआ, बस उसी को हमें सिक्योर करना है, उसको स्टेबलाइज करना है। जहाँ पे ज़रूरत है उसको ऑगमेंट करना है। वो अगर हो, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अलोंग विद फॉरेस्ट्री, तो हम अभी भी कॉलोनियल एरिया का फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ यानी प्रोटेक्शन है, हैबिटेट मैनेजमेंट है। उसके बाहर का एरिया है वो प्रोडक्शन के लिए, तो उनका फोकस है टिम्बर प्रोडक्शन। उसके बाद जो भी है तेंदुपत्ता कलेक्शन वो मैनेज करना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर में, और हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंस है उसका इन टर्म्स ऑफ इवन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो अगर हमको ये सब चीज़ें पता है और साइंस की कोई कमी नहीं है, इतनी स्टडीज हो चुकी है जिसमें पता है कि जितना ज़्यादा बायोडाइवर्स इकोसिस्टम होगा
उतना वो ज़्यादा फंक्शनल है। हमारा वाटर डिपेंडेंसी भी उस चीज़ के ऊपर है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ये एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, जो भी फॉरेस्ट्री का ऑपरेशंस होगा वो। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे डिफरेंट एजेंसीज़ है गवर्नमेंट के, जो रोड बनाते हैं या फिर माइनिंग है या फिर अर्बन डेवलपमेंट है, यहाँ पे टाउन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ये सब इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अभी अलग अलग अपने लोग अपने साइलो में काम करते हैं अलग से, उनको वाइल्ड लाइफ का नहीं पता। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उनको वाइल्ड लाइफ का पता हो या फिर फॉरेस्ट्री का। वो सिर्फ लॉ पता है उनको कि हमको अगर लैंड चाहिए तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, हमको लैंड मिलेगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है उसमें सिर्फ बायोलॉजिस्ट या फिर फॉरेस्ट्री के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनका काम नहीं है। इट इज़ अ यूनिक, जिसमें अलग-अलग लोग अपना योगदान दे सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अपना योगदान दे सकता है, या फिर जो इंजीनियर्स हैं वो भी योगदान दे सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो प्लानर्स हैं, जो प्लान करते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। तो अगर हम ये इंटीग्रेट करें, जिसमें हैबिटेट्स कनेक्टेड रहे, वाइल्ड लाइफ बढ़े, एट द सेम टाइम जो लोकल कम्युनिटीज है जो डिपेंड करते हैं, उनको भी एक ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए कि उनका डिपेंडेंस कम हो। वो जब होगा तब हमारे जो भी गोल्स है लॉन्ग टर्म, वो हम अचीव कर पाएंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपका इतना लंबा और गहरा फील्ड का अनुभव रहा है, तो कुछ आपके फील्ड के यादगार किस्सों का जिक्र हो जाए। स्लॉथ बेयर का किस्सा है नागजीरा नवेगांव कॉरिडोर का। हम एक स्मॉल सेल ऑक्यूपेंसी करके एक मेथोडोलॉजी है, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें बहुत छोटा ग्रिड साइज होता है, और वो ग्रिड के अंदर हमें सैंपल करना होता है, गोल गोल एनिमल्स के साइंस, हैबिटेट कैसा है, वो कलेक्ट करना है। तो गर्मी के दिन थे और हमें ग्रिड्स करने थे कंप्लीट, और वॉक करना होता है। और रास्ते अगर नहीं है तो जनरली क्या होता है कि गाड़ी में हम बैठते हैं, एक जगह पे ड्रॉप होते हैं, और फिर एक 5-6 ग्रिड कंप्लीट करके आप दूसरे साइड में अगर कोई रास्ता होगा तो वहाँ पे गाड़ी पिकअप करने के लिए आएगी। अब समर के सीजन में आपको सब कैरी करके जाना है, पानी, खाना, जो भी है। और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर, क्योंकि धूप में ज़्यादा देर फिर फोकस भी कम हो जाता है, ज़्यादा देर परेशान होता है तो डेटा भी ढंग से कलेक्ट नहीं होता है। तो अर्ली मॉर्निंग हम जाते थे फील्ड पे। तो वो लैंडस्केप ऐसा है कि वहाँ पे बेयर्स काफ़ी है, बहुत बड़े बड़े बुल्डर्स है, और बहुत सारे बेयर्स का स्कैट मिलेगा, फुटप्रिंट्स मिलेगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम जनरली पेयर्स में जाते हैं, ये एक जन डेटा एंट्री करता है, एक डिटेक्शन करता है। तो हम जा रहे हैं जंगल में, समर का टाइम है, तो अंडर स्टोरी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये सब पिए, तब पिए नहीं था ये, तो आउटसाइड पिए था, आग भी लगती थी, तो बहुत सारा अंडर स्टोरी तो ओपन ही हुआ करता, तो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। आप जो देखो साइंस क्या मिलते हैं, रिकॉर्ड कीजिए और जाओ। अब क्या होता है कि जब कोई स्लोप होता है, पहाड़ी एरिया है, जो वैली का सेक्शन होता है जहाँ पे स्ट्रीम बहती है, वहाँ पे डेंस होता है। इवन समर में आपको अंडर स्टोरी अच्छी खासी मिल जाएगी वहाँ पे। तो ऐसा एक सेक्शन था, हम ऐसे चढ़ रहे हैं ऊपर, और मेरे सामने में मेरे कलीग, वो ऊपर चढ़ा है, उसके पीछे हम चढ़े, और जैसे हम रिच पे चढ़े ऊपर, तो उस साइड में एक भालू और बच्चा, वो आराम से महुआ जो है वो चल रहे थे। और वो इतना डेंस था कि पता ही नहीं, क्योंकि हम भी ऊपर चढ़ रहे तो पत्तों का इतना आवाज है, वो वैसे भी चल रहे थे, वो कोई आवाज सुने आया नहीं हमें। और वो सामने था तो मुझको लगा उसका आवाज आ रहा है, वो उसका तो ध्यान ही नहीं था कि क्या है। तो जैसे हम ऊपर चढ़े तो देखा माँ एक साइड में और बच्चा एक साइड में, और बीच में हम। तो वो सिचुएशन ऐसे है कि जो किसी ने होना नहीं चाहिए क्योंकि माँ कभी भी अटैक कर सकती है बच्चे के लिए। लेकिन बच्चा कूल था, बच्चा आराम से देखा हमारे तरफ, कुछ नहीं रिएक्ट किया, वो कंटिन्यू किया। माँ इतनी बिजी थी खाने में कि उसको पता ही नहीं। धीरे 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 फिर से नीचे उतरने के लिए आए, और फिर आवाज सुन के वो दो पैर पे खड़ी हुई ऊपर, और फिर उसने आवाज जैसे किया, वो बच्चा दौड़ के गया माँ के पास, और फिर वो निकल रहे, हम भी अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गए। तो टाइगर्स के साथ तो काफी है किस्से। एक तो बच्चों के साथ ही है कि जब हम ये लार्ज स्केल ऑक्यूपेंसी के सर्वे करते हैं, तो जनरली हम ट्राई करते हैं कि नाला अगर हो, ड्राई रिवर बेड, तो उसमें साइंस मिलने के चांसेस ज्यादा होता है, तो अलॉन्ग द नाला हम जाते हैं। अब क्या होता है, जब नाला बेंड होता है तो वो बेंड में पानी जमा होता है, और वो थोड़ा सा डीप होता है, थोड़ा अंदर जाता है, तो आप जब नाले में से वॉक कर रहे हो तो वो बेंड में क्या है आपको दिखाई नहीं देता,
2-3 बार ऐसा हुआ है कि उसमें एक तो टाइगर बैठा था और फिर सडनली आवाज करके बाहर गया। लेकिन एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है जिसमें हम गए आगे और माँ थी और 3 बच्चे थे बैठे हुए। तो हमने देख लिया और हम पीछे आ गए। लेकिन हम जब पीछे आए तो माँ और बच्चों ने देखा हमें कि ये पीछे जा रहा है। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, पानी में बैठे थे। और उसके बाद वो जो नाला था उसके जो बैंक्स थे जहाँ पे वो बैठी थी, वो थोड़े ऊंचे थे। तो बाय द टाइम हम पूरा पीछे आए, वो माँ ने जंप करके नाले में से बाहर चली गई और 2 बच्चे थे वो दूसरे साइड से ऊपर चढ़ गए। लेकिन एक बच्चा जो था वो ऊपर नहीं चढ़ पाया और वो बच्चा आया हमारे तरफ, क्योंकि हमारे तरफ से स्लोप थोड़ा ग्रेजुअल था ऊपर चढ़ने के लिए। वो भी सेम चीज है कि अगर बच्चा हमारे तरफ आ रहा है, माँ को लगा कि द कब इज इन डेंजर, तो वो शी माइट चार्ज। तो बच्चा आया आधे तक और वह खड़ा होके देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा। हम भी धीरे धीरे पीछे जा ही रहते। लकीली और आगे नहीं आया वो पीछे पलट गया। और फिर जो दूसरे 2 बच्चे जहाँ से ऊपर चढ़े, वहीं से फिर ऊपर चले गए और फिर वो चले गए। तो कुछ हाँ यूनिक एक्सपीरियंसेस है टाइगर्स के भी। एक और अत्यंत रोचक प्रोजेक्ट जिससे आप कई सालों से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, वो है WCT का खोजी कुत्तों के जरिए न सिर्फ वन्यजीव अपराध की रोकथाम बल्कि पैंगोलिन संरक्षण में उनका इस्तेमाल। जरा इस पूरे प्रयास के बारे में विस्तार से बताइए। तो जो डिटेक्शन डॉग्स हैं वो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज में। तो नारकोटिक्स हो गया, उसका बॉम्ब डिटेक्शन हो गया, फिर अप्रेहेंशन ऑफ ह्यूमंस, या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का डिटेक्शन का काम। लेकिन ये बहुत नेसेंट फील्ड है इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे जो भी डॉग्स हैं वो मोस्टली यूज होते हैं कॉन्ट्राबैंड डिटेक्शन के लिए। कि आपके पास डॉग है, आप वो डॉग को लेके जाते हो एक पर्टिकुलर एरिया में और बोलते हो कि ठीक है, जिस चीज के लिए ट्रेन किया होगा, ड्रग्स के लिए है या फिर वाइल्ड लाइफ आइटम्स के लिए है, तो वो डॉग बताएगा कि वो है या नहीं है। दूसरा है कि लोग को स्निप करके उनको ट्रेस करने के लिए, तो वो एक चीज है। लेकिन जो डिटेक्शन डॉग्स है वाइल्ड लाइफ, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो डॉग लीड करके बताएगा जंगल में कि वो स्पीशीज वहां पर है क्या नहीं। तो कॉन्ट्राबैंड में क्या होता है कि हम डॉग को लेके जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है ये बॉक्स में है या नहीं, या गाड़ी में है या नहीं, ये रूम में है या नहीं। यहाँ पे डॉग्स लीड करते हैं और हम डॉग को फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि वो स्पीशीज है या नहीं। तो ये एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है कि जो बहुत ही इल्यूसिव स्पीशीज है जिनका डेटा मिलना बहुत डिफिकल्ट है, वो हम डॉग्स के हेल्प से किस तरीके से उनका डेटा कलेक्शन किया जा सके। तो जो इनिशियल हमने सोचा कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो जो पेंगोलिन है, मोस्ट ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, तो वो जंगल में से पोचर्स तो निकाल रहे हैं। लेकिन आप कैमरा ट्रैपिंग कर लो या फिर लोगों से बात कर लो, हमारे स्टाफ जो होते हैं फॉरेस्ट के, उनसे भी बात कर, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उन्होंने कभी देखा है, या फिर जब भी देखा है तब किसी ने पकड़ा है तब वो उन्होंने देखा है। लेकिन वो जंगल में कहाँ पे रहते हैं, उसका डिटेक्शन काफी कम। तो इसीलिए फिर ये डॉग्स जो है उनका ट्रेनिंग किया गया। जो सेंट सैंपल्स हैं, हमने उड़ीसा में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है पेंगोलिन्स का, नंदन कानन जो, उन्होंने हमें परमिट दिया, वहां से सैंपल्स भी दिए। वो सैंपल्स से हमने ट्रेन किया डॉग्स को। और फिर हम जब फील्ड पे लेके गए तब डॉग्स ने इंडिकेट किया कि ठीक ये बरो है, इसमें पेंगोलिन सेंट है या नहीं है, तो वो इंडिकेट करेंगे। और फिर अगर है सेंट सैंपल तो फिर हम कैमरा ट्रैपिंग करते हैं उसमें, तो पता चलता है कि कितना फ्रिक्वेंटली यूज होता है, पेंगोलिन मेल है या फीमेल है। तो वो डेटा कलेक्शन, तो ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है डॉग्स। और दूसरी चीज कि जो हम रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं पेंगोलिन्स का, उसका एक मेन ये है कंपोनेंट कि आप उसको छोड़ोगे कहाँ पे। तो हमें साइट्स ऐसे चाहिए कि जो सूटेबल है पेंगोलिन के लिए। और वो पेंगोलिन के लिए अगर आप, एक डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज है जिसके बारे में पहले से बहुत कम पता है, और उसका सूटेबल आपको अगर पता चलना चाहिए कि कौन सा एरिया होना चाहिए, तो वो पेंगोलिन ही बता सकता है। तो जो भी एरियाज है जहाँ पे पेंगोलिन पहले वो बरो या साइट्स यूटिलाइज करते थे और फिर वो वहां से मूव होके अभी वो वेकेंट है बरोस, तो वो बरो का जो सिलेक्शन है वो हम करते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, ताकि उनको एक रेफरेंस पॉइंट मिले कि आप कोई भी जानवर उठा के नए जगह पे डाल रहे हो, तो उसको पता होना चाहिए कि एक तो कोई सेफ प्लेस हो
कि इन केस जहाँ पे वो रिटर्न जा सके, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो वो जो वेकेंड बरोज है वो बहुत अच्छा काम करते हैं उस चीज़ के लिए। और वो डिटेक्शन का जो काम है वो पूरा डॉग्स करता है। ये क्योंकि हमें डॉग्स बोलते हैं कि ठीक है इसमें सेंट है, हम उसको कैमरा ट्रैपिंग करते हैं। फिर पता चलता है कि ठीक है पेंगोलिन यूज़ कर रहा है, फिर पिछले 1 डेढ़ महीने से पेंगोलिन ने यूज़ ही नहीं किया है। तो ऐसे जितने भी बरोज होते हैं वो रोटेशन में चेंज होते रहते हैं। और अगर कोई रिहैबिलिटेशन के लिए पेंगोलिन आता है तो वो साइट्स पे फिर उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। अच्छा, तो एक पैंगोलिन के पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है? और इसमें लगभग कितना समय लगता है? सबसे पहला चीज़ है कि जो कॉन्फिस्केशन है, तो जो हमारा एसटीएसएफ है, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उन्होंने कमेंडेबल जॉब किया है टू एक्चुअली नैप वॉचर्स और जो भी उनके लिंकेजेस है उसको स्टडी करने के लिए कि अगर मान लीजिए पेंगुलिन पकड़ा है तो किसने पकड़ा है, फिर वो आगे कहाँ पे जाने वाला था और उन लोगों से, तो ऐसे इसमें काफी लाइव पेंगुलिन जो है वो रिकवर हुआ। दूसरा है वेटरनरी सपोर्ट, कि बहुत कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि जो जानवर है वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड होता है, तो उनको फिर वेटरनरी अटेंशन चाहिए। तो जो हमारे पार्क वेटरनरियंस हैं और डब्ल्यूसीटी के भी वेटरनरियंस हैं, उनका बहुत एक मेजर रोल है टू मेक श्योर कि वो एनिमल हेल्दी है बिफोर वी रिलीज इट। थर्ड कंपोनेंट है साइट सिलेक्शन, जो डॉग्स और कैमरा ट्रैपिंग दोनों से हम करते हैं। और फिर फोर्थ है मॉनिटरिंग, कि पोस्ट रिलीज आपको उसको मॉनिटर करना है। और वो टैग्स इतने छोटे होते हैं इसलिए उनका रेंज भी बहुत कम होता है। टैग्स छोटे होते हैं क्योंकि हमको उनका जो नॉर्मल एक्टिविटी है, मोबिलिटी है, उसको हमको हैम्पर नहीं करना, इसलिए हम इतना भी पास नहीं होना चाहिए कि एनिमल डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन इतना भी दूर नहीं होना चाहिए कि वो एनिमल आउट ऑफ रेंज चले जाए फिर मिले ही नहीं। वो बहुत कम समय के लिए एक्टिव होता है। तो सबसे चैलेंजिंग होता है, जितना छोटा जानवर होगा उतना चैलेंजिंग होता है वो रिहेबिलिटेट करने के लिए, क्योंकि उनका डिस्पर्सल एबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। दे विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ फॉरेस्ट एरिया, एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, तो यू हैव टू ब्रिंग देम बैक टिल दे सेटल डाउन। तो जो बड़े जानवर होते हैं, थोड़े अडल्ट्स, दोज आर इजियर टू मैनेज एज कम्पेयर टू यंग डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स। और चैलेंज है वही है मॉनिटरिंग। जब हम कोई भी रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं तो मानसून में भी काम करना है, तब एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद रेडियो इंटरफेरेंस बहुत काफी ज्यादा हो जाता है, लाइटनिंग, बारिश, तो हमें सिग्नल क्लियरली सुनाई नहीं देता। उस केस में एनिमल मिस हो जाता है, फिर हमें डॉग्स का यूज करना होता है या फिर और बड़े एरिया में सर्च करके देखना होता है कि कहाँ पे एनिमल गया है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, रिसोर्सेज भी लगता है, एंड स्किल सेट चाहिए कि कौन से जगह पे आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक बार बरो में चला गया एनिमल तो और भी कम हो जाती है रेंज, कि आपको उसका सिग्नल मिले वो और भी कम हो जाता है, लेस देन 50 मीटर्स। तो तब यू हैव टू बी स्किलफुल टू सी कि कौन सी जगह पे जाके सर्च करना चाहिए। तो इनिशियल 3 महीना बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है जो भी इंडिविजुअल छोड़ते हैं उसको, क्योंकि अगर उसका ट्रीटमेंट होने के बाद भी अगर छोड़ रहा है, तब हमें पता होना चाहिए कि उसका मूवमेंट पैटर्न ठीक है, वो लंगड़ा नहीं रहा है या फिर कोई इंजरी नहीं हुई है, नेक्स्ट कितना दूर तक गया है। तो वो कैमरा ट्रैप से दिखता है, और फिर वो वेटरनरियंस भी देखते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं, और अगर कुछ दिखता है तो वी कैन इंटरवीन। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत रेगुलरली होता है, उसके बाद इंटेंसिटी हम कम करते हैं ताकि वी नो कि एनिमल इज हेल्दी, इट कैन सस्टेन, देख लिया एरिया कैसा है, देन स्लोली वी रिड्यूस। आपने बताया कि डब्ल्यूसीटी की खोजी कुत्तों की टीम में 4 सदस्य थे, जिनमें से दुर्भाग्यवश अब एक हमारे बीच नहीं है। पर जो हमारे बीच 3 अद्भुत कुत्ते हैं, उनकी खूबियों के बारे में कुछ बताइए। So yeah, we had 4 dogs. So two Weimaraners, two Belgian Malinois. So Moya passed away in 2022 to cancer. Now we have one Weimaraner, Impy, one male Belgian Malinois, Ace, and one female Belgian Malinois, Hira. So Impy जो है वो डॉल्फिन ऑयल डिटेक्शन काम करता है। तो जो डॉल्फिन ऑयल है वो एज अ बेट इस्तेमाल होता है एक पर्टिकुलर फिश का कैच करने के लिए गंगा में। तो अगर वो ऑयल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो कैच का जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए अगर डॉल्फिन किसी को मिलता है तो वो उसका जो ब्लबर है वो निकाल लेते हैं, बॉडी फेंक देते हैं, या फिर वो बॉडी टंगा कर रखते हैं। लेकिन अभी लॉ इन्फोर्समेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको ऐसा टांगा हुआ डॉल्फिन दिखेगा तो आप पकड़े जाओगे। तो वो एक बर्तन में डाल के उसको गाड़ देते हैं, और वो फिर मैच्योर होने के बाद वो जो ऑयल है वो इस्तेमाल करते हैं।
जो ये प्रोजेक्ट था उसमें ये था कि क्या हम ट्रेन कर सकते हैं डॉग्स को कि वो ट्रेस स्मेल भी वो स्मेल कर सके, कि अगर किसी ने गाड़ा है ज़मीन के नीचे तो वो इंडिकेट कर पाएँ, या फिर वो अगर यूज़ होता है तो ऑब्वियसली वो जो ऑयल के सेंट पार्टिकल्स है वो बोट को भी लगते हैं, इक्विपमेंट को भी लगते हैं, तो क्या वो डॉग इंडिकेट कर सकता है? तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा है कि जब हमने डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए गए थे वेस्ट बंगाल में, तो हम सुंदरबंस में भी गए, वहाँ पे डेमो किया, ज़मीन में भी गाड़ के रखे सैंपल्स, तो बहुत अच्छे से इम्पी ने इंडिकेट किया। और एक जगह पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक लेडी रेंजर थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सैंपल है इस कैंपस में, तो क्या हम एक ट्रायल कर सकते हैं, ब्लाइंड ट्रायल, जहाँ पे डॉग को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और हम बताएंगे कि यहाँ पे आपको जाना है और ढूंढना है। तो हमने कहा कि यार वो तो बेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास शेड्यूल वन स्पीशीज है, तो डिपार्टमेंट ने हमको जितना ऑथराइज करके जो सैंपल ट्रेनिंग के लिए दिया था उतना ही दिया था, और मोस्ट प्रॉब्ली वो एक ही सोर्स था, और उसमें सेंड मॉलिक्यूल्स में वेरिएशन रहेगा कि डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट जगह पे रखा हुआ, डिफरेंट तरीके से मैच्योर किया होगा। तो ये एक अच्छा चैलेंज था कि ये डिफरेंट सैंपल है, तो वेदर डॉग विल बी एबल टू से कि ठीक है दिस इज सिमिलर, और उसको इंडिकेट कर पाए। तो बारिश का सीजन था, तो हम गए तो एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने कॉन्फिस्केट किए हुए सारा सामान था, गाड़ियाँ, उसके बाद पिंजड़े, नेट्स, ऐसा बहुत सारा सामान रखा था। तो डॉग को कमांड दिया, तो इम्पी जाके उसने कास्टिंग शुरू किया, तो वो ऐसा जिगजैग पैटर्न में घूमते हैं डॉग्स, और जहाँ पे उनको लिंक मिलता है स्मेल का, तो फिर उसको नैरो डाउन करते हैं। तो बहुत जगह पे जिगजैग किए, और एक जगह पे बहुत इंटरेस्ट दिखाया, वी स्टार्टेड सर्कलिंग। तो हमने फिर सामान हटाया उस जगह से, क्योंकि जाने के लिए जगह ही नहीं थी, वो कंप्लीट डम था। तो थोड़ा सामान हटाया, फिर और अंदर गया इम्पी, और फिर धीरे धीरे जब सामान पूरा हटाया, तो एक कॉर्नर था जहाँ पे ही यूज्ड टू इंसिस्ट कि यही डायरेक्शन में यहीं पर है। तो हमने सब कुछ निकाला, तो हमें कोई सैंपल नहीं मिला। वहाँ पे सिर्फ ऐसा ग्रीस और कीचड़, पानी, ऐसा एक स्लरी थी बस। लेकिन इम्पी जाके वहीं वहीं पे बैठ गया। तो फिर हमने कहा कि बस यहीं पर है, डॉग तो यही इंडिकेट कर रहा है। तो जो मैडम थी उन्होंने कहा कि जगह सही है, लेकिन सैंपल नहीं है। तो उन्होंने जब लास्ट वो सैंपल देखा था, तब वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो जो उनके एसीएफ थे, वो जब आए तब उन्होंने कहा कि वो लीक हो रहा था, इसलिए उन्होंने वो 3 महीने पहले वो गोडाउन में शिफ्ट कर दिया सैंपल। लेकिन वो ट्रेस जो भी स्मेल था, इवन बारिश के सीजन में, जो भी वो ऑयल के साथ मिक्स हुआ है, स्लरी के साथ मिक्स होके मिट्टी में, वो डॉग इंडिकेट कर पाया, और इट वाज अमेजिंग कि वो सही जगह पे दिखाया, इवन आफ्टर दैट सैंपल वाज मूव्ड 3 महीने पहले। एस भी डॉल्फिन के ऊपर ट्रेन है, लेकिन फील्ड पे कभी लेके नहीं गए। हीरा और एस अभी पैंगोलिन डिटेक्शन का काम करते हैं, जो बरोज का डिटेक्शन है। स्टार्टिंग में जब सैंपल्स लाए थे हमने, तो उसमें कुछ पॉजिटिव हुआ करते थे, कुछ निगेटिव। तो हम उसको लेबल करते थे, और एक सेंड कोन्स होते हैं, हर एक कोन में एक टाइप का सैंपल रखते हैं, और उसके बाद वो कोन इंटरचेंज करके डॉग करेक्ट कोन पे बैठना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है, ये बीच बीच में एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ नए इंटर्न्स आए थे, तो उनको भी इंटरेस्ट था, तो हमने कहा कि ठीक है, तुम सैंपल प्रिपरेशन करो, और फिर वो कोन्स का अरेंजमेंट करो, और फिर डॉग्स आएंगे और वो इंडिकेट करेंगे। तो स्टार्टिंग के 2-4 राउंड बहुत अच्छे गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि 3 बार हीरा गलत कोन जो मार्क किया था उसके ऊपर बैठ रही थी। तो 3 बार होने के बाद जब मैंने देखा, तो मैं बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब देखा, तब जो कोन के ऊपर लिखा हुआ है और उसके अंदर का जो सैंपल है वो मिसमैच था। तो कंप्लीट ह्यूमन एरर था, कि बाहर से हमको कोन में पता चल रहा है कि ये कोई अलग सैंपल है, पैंगोलिन का नहीं है, लेकिन जब अंदर देखोगे तो उसमें पैंगोलिन का जो सैंपल है उसका ट्यूब रखा हुआ था। तो जो 3 बार जितने भी बार हमने ट्राई किया, तो डॉग वाज नेवर रॉन्ग, वो लेबलिंग ह्यूमन एरर थी, डॉग वाज करेक्ट। वो करेक्ट बिकॉज इट गोज बाय स्मेल, तो वो करेक्ट इंडिकेट कर रहे थे। जो इंटर्न्स थे उन्होंने बीच में जो है गलती हो गई उससे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, इतनी सारी दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए
और मध्य भारत में संरक्षण से जुड़े विभिन्न आयामों और मुद्दों पर अपना अनुभव और ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने अपना इतना लंबा समय हमें दिया, इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे यकीन है कि श्रोताओं को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझे। उम्मीद है आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे फील्ड वॉइसेस श्रृंखला की अगली कड़ी में। शुक्रिया। Thank you very much for listening. This podcast is presented by Wildlife Conservation Trust. This episode of Field Voices was written and hosted by wildlife historian and conservation communicator at WCT, Raza Kazmi. Shrutika Mulay, WCT's multimedia and digital communications executive, worked on the sound design, mixing, and editing. The artworks for the podcast have been created by Akshaya Zakaria, graphic designer and illustrator at WCT, along with Shrutika Mulay. To know more about the guests and our work, do visit www.wildlifeconservationtrust.org.